बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सन मेजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत जनूबी कश्मीर में, कश्मीर से और कश्मीर के हालात से, और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के नज़दीकी इलाका कोकरनाग में बाद दोपहर एनकाउंटर होने की खबर है। पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लिया, जिस दौरान वहां मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेज के दरमियान एनकाउंटर की सूरत पैदा हुई है। इलाके में तनाव है, तफसीलात का इंतज़ार है। ये एक पहलू ज़िंदगी का, या यूँ कहें कश्मीर का एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू पे चलेंगे। ये मुल्क का पहलू है, उत्तर प्रदेश की सरकार का पहलू है, और मिसमारी का नाम इसको कहा जाता है। मुसलमानों के खिलाफ बताया जाता है कि जिस तरह से जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश की सरकार में बनी हुई है, उसके खिलाफ मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जाता है, और मिसमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही थी, उसके खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने बाज़ाब्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट में नालिश भी दर्ज करवाई थी। और सुप्रीम कोर्ट में नालिश दर्ज करवाते हुए सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि वो इस सारे मामले में अपना सो मोटो काम लगे और उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब तलब करे। और ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जो मिसमारी मुहिम है, इसको चैलेंज किया गया था। इस जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस पपैया और जस्टिस विक्रम ने मिसमारी मुहिम पर कोई अबूरी हुक्म तो नहीं दिया, तहम सरकार पर जोर दिया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 21 जून बरोज मंगलवार तक इस मामले की समाअत जो हो रही है, उस दौरान कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आना चाहिए। अदालत ने कहा कि जवाबदहिंदगान को अपने एतराज़ात के लिए वक़्त मिलना चाहिए, और इस दौरान उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है। और इस दौरान ये भी उन्होंने बताया कि हम ये वाज़ह करते हैं कि ये जो मुतासरीन हैं, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा भी हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यहाँ ये भी बताया कि वो मिसमारी मुहिम पर रोक तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मिसमारी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, और ये फैसला साफ जाहिर है उस वक्त आया है जब मुल्क के कई इलाकों में, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में लोगों में, ख़ासतौर मुसलमानों में एक डर पैदा हुआ था। और आम तौर पर मुसलमान यही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो मुसलमानों के लिए कोई न कोई हीला बहाना ढूंढ रही है, और उस हीले बहाने के तहत उनको उनके घरों से अलग किया जाता है, उनके घरों को मिसमार किया जाता है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, और उनके बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है। और उस पर जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया, और इसका वो कह सकते हैं कि 21 जून तक स्टे लगाया गया मिसमारी पर। लेकिन आपको बताएं दूसरा पहलू, और यह है राजनाथ सिंह का। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पे आज कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर के हवाई अड्डे से वो सीधा बारामूला के लिए गए, और बारामूला के सरहदी इलाके, खासतौर पे उड़ी सेक्टर में उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों का दौरा भी किया। यहाँ फौजी जवानों से भी उन्होंने मुलाकात की और लाइन ऑफ कंट्रोल का जायज़ा भी लिया, और बाद में बारामूला में आर्टिलरी ब्रिगेड में भी फौजी जवानों से मिले, और यहाँ जवानों के साथ ज़ोहराना भी किया। यहाँ मीटिंग भी हुई, जवानों के साथ मुलाकात भी हुई, और जवानों के साथ मुलाकात के साथ साथ राजनाथ सिंह ने इन जवानों के साथ को खिताब भी किया, और इस खिताब में बताया कि चौकसी की ज़रूरत है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल सरहद तक या LAC लेके LOC तक जो सूरत हाल है, इस दौरान जवानों की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। हमारा पड़ोसी किस प्रकार की समय समय पर नापाक हरकतें करता रहता है, ये बतलाने की जरूरत नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आतंकवादी वारदातें भी पहले बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब वह नाम मात्र रह गई हैं। उसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे CRPF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को, और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाता है। सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। पाकिस्तान बराबर लीड इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स के साथ हर समय यह कोशिश करता है कि भारत सदैव परेशान रहे, लेकिन आप सब इस देश की ऐसी फेंसिंग वायर हैं कि जिसके कट का प्रयास करने वाले खुद ही ब्रीडिंग के शिकार हो जाते हैं, और आपकी मुस्तैदी से उसके अपने कट के प्रयास का खुद ही खामियाजा हमारे पड़ोसी को भुगतना पड़ता है। मैं दोस्तों बतलाना चाहता हूं कि आपके ऊपर देश को पूरा भरोसा है कि आप सब किसी स्तर पर और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए
सदैव तैयार हैं, ऐसा देश यह मानकर चलता है। राजनाथ सिंह लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, उसके साथ साथ बारामूला में जवानों से खिताब, और अपने खिताब में बताया कि पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में खून बहना चाहिए, ब्लीड होना चाहिए, कट लगने चाहिए, लेकिन ये फौजी जवान हैं जो इस सबको रोके हुए हैं। ये राजनाथ सिंह का बारामूला में बयान। लेकिन हम एक श्रीनगर में बयान बता रहे हैं। ये श्रीनगर में अपनी पार्टी के लीडरान, खासतौर पे अल्ताफ बुखारी ने आज दिया। श्रीनगर में अपनी पार्टी में आज कुछ सियासी शख्सियात की ज्वाइनिंग थी, और अपनी पार्टी में इस ज्वाइनिंग के दौरान कुछ जोश भी था, जज्बा भी था, वलवला भी था। अल्ताफ बुखारी खुश थे, साथ में जफ़र इकबाल मन्हाज भी थे, गुलाम हसन मीर भी थे, रफ़ी मीर भी थे, मुंतज़िर मोहिद्दीन भी थे, और दूसरी सियासी शख्सियात भी थी। और कोकरनाग से लेके नॉर्थ कश्मीर तक जो शख्सियात ने आज अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग की, उनसे अल्ताफ बुखारी को एक बड़ा जोश भी मिला होगा। लेकिन इसी जोश के बीच में उन्होंने आज सियासत पर भी बात की, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात पर बयान भी दिया। बात दूर तलक चली जाएगी, इस तरह के बयानात ज़रूर दिए उन्होंने, और नॉर्मलसी की बात भी उन्होंने की। अल्ताफ बुखारी ने यह भी बताया कि हमसे ज़्यादा नॉर्मलसी को कौन जानता है, हम कश्मीर के रहने वाले हैं, और अगर हम कहते हैं कि यहाँ नॉर्मलसी नहीं है तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा। 90 के मुकाबले में उनके बकौल अब हालात बेहतर हो चुके हैं, या यूं कहें कि अगर आजकल मुकम्मल नॉर्मलसी नहीं है, लेकिन आलमोस्ट उनके अल्फाज के मुताबिक नॉर्मलसी ही है। और अगर नॉर्मलसी के बावजूद लोग मर भी रहे हैं, कोई फौज की बंदूक से मर रहा है, कोई मिलिटेंटों की बंदूक से, और जब तक न लोग खुद खड़े हो जाएं, मारदार के खिलाफ लोग सीना सपर न हो जाएं, तब तक सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से हालात यहाँ के ठीक नहीं हो सकते हैं। सईद अल्ताफ बुखारी का बयान उन्हीं के अल्फाज में, उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। एक और बयान भी उनका, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे। पहले नॉर्मल हालात कश्मीर के और किस तरह से नॉर्मलसी हो सकती है, इस पर सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। आपको बता दूं, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, हम तो यहीं रहते हैं। अगर हम कहेंगे नहीं साहब यहाँ नॉर्मलसी नहीं है, तो फिर मैं लगता है कि सबसे बड़ा झूठ वो होगा। जब हम हालात को 90 से आज तक देखें तो ये एक पूरी नॉर्मल अगर नहीं है, ऑलमोस्ट नॉर्मलसी की तरह है। अगर हालात को कहें हम अब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो फिर वो शायद सच नहीं होगा। सच ये है कि नॉर्मलसी है, लेकिन एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं कि पीस हो, एब्सोल्यूट पीस हो वो नहीं है, लेकिन नॉर्मलसी है। उन्होंने कहा कि अगर हम ये कहें कि नॉर्मलसी नहीं है तो फिर ये झूठ होगा, यानी एब्सोल्यूट पीस नहीं है लेकिन नॉर्मलसी भी है। और यहाँ पे सवाल था पीएजीडी का, और कुछ बात ये भी कि पीएजीडी के साथ मिल के आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। तो जवाब अल्ताफ बुखारी का था कि पीएजीडी के लिए इक़्तिदार है, इक़्तिदार के लिए बनी हुई है, तो हम कैसे उनके इक़्तिदार के लिए उनका साथ दें। जो पीएजीडी उनके अल्फाज के मुताबिक अपनी चोरियां और अपने करतूत छुपाने की कोशिश कर रहा है, और अगर खून खराब बंद कराने के लिए, अमन को बहाल करने के लिए वो आगे आते हैं तो अपनी पार्टी शाना बशाना साथ रहेगी। 370 के हवाले से भी अल्ताफ बुखारी ने बयान दिया और बताया कि पीएजीडी के पास 370 के हवाले से कोई रोड मैप ही नहीं है। जब तक रोड मैप नहीं है तो 370 कैसे आएगा। और वो ये भी नहीं बता सकते हैं कि 370 का इख्तियार जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, वापस आने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो 370 पे क्या बयानबाजी, क्या रद्द-ए-अमल। सईद अल्ताफ बुखारी का दूसरा लहजा। किस चीज़ का इत्तेहाद? क्या ये इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद है? उनका इत्तेहाद इक़्तिदार के लिए है, और अपना झूठ छुपाने के लिए, और अपनी करतूतें छुपाने के लिए है। अगर इत्तेहाद अमन को बहाल करने के लिए है, ये मारदार जो बच्चे रोज़ मर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सबसे पहले हैं। वो बीजेपी की हुकूमतों में रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने यहाँ इक़्तिदार चलाया है, तो वो किस चीज़ का। और कल को कौन सा ये है कि नहीं साहब वो जो कह रहे हैं, उन्होंने 2014 में भी कहा, हमें वो बार बार कहते आए हैं, कभी 2014 में कहा, 2016 में कहा, 17 में कहा, 10 में कहा। ये पीएजीडी क्या कहती रहती है
समझ नहीं आता है। सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। लेकिन हम आपको नाज़रीन बताएं, कांग्रेस के गलियारों में हलचल पिछले 4 दिनों से हम दिल्ली से लेके कश्मीर तक, मुल्क से लेके बाकी रियासतों तक बराबर देखते आ रहे हैं। और आज श्रीनगर में तारिक हमीद कर्रा की सरबराही में भी कांग्रेस लीडर, कारकुनान और लीडरान ने एक जुलूस निकालने की कोशिश भी की। और इस जुलूस के दौरान बताया कि सरकार की जानिब से गैर जमहूरी और गैर आइनी तरीके से जो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। क्योंकि उनके अल्फाज के मुताबिक राहुल गांधी की सरबराही में कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों की जो नफरती सियासत है, जो मजहबी मुनाफरत है, जो अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसके साथ साथ जो मुसलमानों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस और राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये सिर्फ उस आवाज़ को दबाने की बीजेपी की कोशिश है। ये सियासी इंतकाम का शिकार कर रही है और ये मौजूदा हालात जो मुल्क के हैं उससे दरअसल में ध्यान भटकाने की उनकी कोशिश है। राहुल गांधी और कोई बात नहीं है। ज़रा सुन भी लेते हैं उन्हीं के अल्फाज में। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में स्टेट लेवल पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारे साबिका जो सदर है राहुल गांधी जी के साथ जो विच हंटिंग की जा रही है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी आज हिंदुस्तान में वाहिद लीडर हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनकी नाकस कारकर्दगी को, उनके किए हुए वादों को याद दिलाने के लिए। आज आप देखेंगे पूरे मुल्क में एक डिवाइसिव, डिविजनरी और हेट पॉलिटिक्स का निजाम चलाया जा रहा है। डिवाइसिव में हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मंदिर वर्सेस मस्जिद। हेट में जो आप देख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक जो हेट मॉन्गरिंग की गई, जो माइनॉरिटीज के मुतल्लक हेट मॉन्गरिंग की जा रही है, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और डिविजनरी जो है वो है कि लोगों का ध्यान जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, जैसे वो प्राइस राइज हो। आज आप देखेंगे हिंदुस्तान का कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई टाउन, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां के इस वक्त बदअमनी ना हो। लोगों में खौफ हिरास का माहौल है। सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनमें खौफ हिरास का माहौल है। क्योंकि हिंदुस्तान की बुनियाद जो है वो गंगा जमुना तहजीब की बुनियाद पे है। हिंदुस्तान में हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन। तारिक हमीद कर्रा श्रीनगर में कांग्रेस कारकुनान का जो आज का जुलूस, आज की जो रैली, और इस रैली के दौरान, इस जुलूस के दौरान, इस प्रोटेस्ट के दौरान बता रहे थे कि सिर्फ हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान ही नहीं डरा हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी भी डरी हुई है। और जिस तरह से इस वक्त जो सियासत की जा रही है, जिस तरह से इस वक्त मुल्क को चलाया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं हो रहा है और अच्छा यहाँ की एस्पिरेंट्स के लिए भी नहीं हो रहा है। आपको नाज़रीन बताएं, हमने कल ही अपनी इस रिपोर्ट में बताया था कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी की दर 5% से ज़्यादा और बढ़ी है और कुल मिला के हम 18% से ऊपर जा चुके हैं। मुल्क में ये दर थोड़ी कम ही सही, लेकिन इसमें हम आगे जा रहे हैं। यानी बेरोज़गारी का जो सांप है, उसका फन जो है वो कश्मीर में मुल्क की दूसरी रियासतों के बरक्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इस बेरोज़गारी का हाल व अहवाल सब जानते हैं। हर तरफ बेरोज़गार हैं, घर से लेके बाहर तक और बाज़ार से लेके गलियार तक हर जगह पे बेरोज़गार दिखाई दे रहे हैं। और अब भी जो नौकरियां जो हैं, जिन्हें सरकार बता रही है कि और नौकरियां दी जाएंगी, वो देने की बात तो की जाती है, प्रैक्टिकली उसमें हमने पिछले दिनों देखा सब इंस्पेक्टरी का मामला आया तो उसमें भी कहीं न कहीं लोगों को खदशात देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ बाकी जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कहा जाता है कि कश्मीरियों को बेदखल किया जाता है, बाहर से यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को नहीं मिलता है। और यही मामला आज इमरान अबीरार नेशनल
कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने भी उठाया था। और श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ यहाँ पे एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि यहाँ नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, जबकि हकीकत में यह है कि यहाँ लोगों को बेरोजगार से बेदखल किया जाता है। जमात इस्लामी का भी उन्होंने बताया, सेंटूर होटल का भी उन्होंने बताया, उन्होंने बाकी सरकार की नौकरी से निकाले जाने का भी बताया और ये भी बताया कि किसी को सियासत की आड़ चढ़ाते हुए नौकरियों से निकाला जा रहा है तो किसी को कश्मीर के हालात की बैंड चढ़ाते हुए नौकरियों से निकाला जा रहा है। और सरकार कहती है कि हम जॉब दे रहे हैं, लेकिन जॉब असल में दिए नहीं जा रहे हैं। उनका सीधा सीधा इल्ज़ाम था कि एक नेगेटिव अप्रोच के तहत इस वक्त कश्मीर में सरकार चल रही है। इमरान नबी डार ने क्या बताया, सीधा आप ही को दिखाते हैं। को भी मालूम होगा, अभी एक दिन पहले गवर्नमेंट की रिपोर्ट ही इजरा हुई है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो शरह उन्होंने दिखाया है वो 18.3% दिखाया है। और हम ये बार बार ये सवाल उठा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, जो नैरेटिव यहाँ पे बिल्ड हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बोनेंजा यहाँ पे J&K के यूथ को मिल रहा है, वो तो सरासर गलत है। आज आप देखिए कि जो लोग एम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाला जा रहा है। आपके जो ये सेंटोर होटल के एम्प्लॉयज हैं वो आज सड़कों पे मर रहे हैं बेचारे। तो ये तो सरासर जुल्म हो रहा है यहाँ कश्मीर के साथ। सिर्फ कश्मीर के साथ नहीं, ये J&K में भी यही, पूरे J&K में ये परेशानी फैल रही है। आपको भी मालूम होगा, अभी एक इमरान नबी डार ने हवाला दिया सेंटूर होटल के मुलाजमीन का। आप भी जानते होंगे 2-3 दिनों से बड़ा वाविला हो रहा है सेंटूर होटल के मुलाजमीन का। सेंटूर होटल को सरकार ने अपने पास अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन मुलाजमीन को किस खाते में रखा है? जो इतने सालों तक सेंटूर होटल के साथ काम करते रहे, उनको किसी खाते में नहीं रखा गया है। और किसी खाते में न रखते हुए उनका वाविला लगातार आज तीसरे दिन श्रीनगर में जारी रहा। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सेंटूर होटल के मुलाजमीन ने आज मुजाहरा लगातार किया और इस मुजाहरे के दौरान ये भी बताया कि हमें कहीं से इतलात मिली थी कि गवर्नर साहब उनसे मिल रही हैं, सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है। उन्हें यह भी बताया गया था कि कुछ होगा, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ। और ये भी बताया कि क्या किया जाए, कहाँ जाएं वो उम्र के इस हिस्से में जब वो ज़िंदगी के बेहतर वक्त होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे चुके हैं। इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन्होंने अपने सब कुछ वक़्फ़ कर रखा है और आज इस मोड़ पे सरकार ने अपनी सियासत करते हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी कर दी। और ये नाइंसाफ़ी का कत्लेआम भी है। इंसाफ का कत्लेआम तो होता तो दूसरी बात थी, लेकिन ये नाइंसाफ़ी का भी कत्लेआम है। इतनी ज़ोर की नाइंसाफ़ी हो रही है और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी की। बात पहुँचाने का मामला था और अपील की जा रही थी कि बात पहुंचाई जाए अरबाब इक़्तिदार तक। उनको बताया जाए कि 150 के करीब तो ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और 150 के करीब से के अलावा इनके साथ कई लोग और भी जुड़े हुए हैं। और जब सरकार ने इस प्रॉपर्टी को ले लिया तो इनको लेने में, इनको सर पे दस्ते शफकत रखने में सरकार को क्यों आर नहीं है? सुनते हैं इनकी बात। स्टेटस ऑफिसर है, उसने पूरा एश्योरेंस दिया हमें कि आप एक 8 रुकनी कमेटी बनाओ जो हमसे बात करेगी, हम आपको कहीं पे मर्ज करेंगे और 24 घंटे तक आपको बुलाएंगे। हमने कल इसीलिए एहतजाज नहीं किया था कि हमें एश्योरेंस दी गई थी कि 24 घंटे आपको बुलाया जाएगा। तो जब हमें आज 2 बजे तक भी वहां से कोई कॉल नहीं आई, कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया, तो हम मजबूर आ गए। फिर चलिए, ये इनका वाविला, इनका दर्द और दर्द पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार तक, इस उम्मीद के साथ कि सुन ले सरकार, अवाम बेकरार है, बेचैन है और इस तरह के फैसलों से अवाम के तईन जो गम गुस्सा है वो और अवाम का जो गम गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन सुन ले सरकार, एक और मामला भी है। ये क्लास 4 के मुलाजमीन के उम्मीदवारों का है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हालिया नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद क्या कुछ बना है वो आपके सामने है। तस्वीर खुद बता रही है कि इन्होंने क्लास 4 के लिए जॉब दिया, कस्में अप्लाई किया, कस्में खाई, एफिडेविट लिख के दिया, सब कुछ किया, सरकार की हर जो पैरामीटर उसको पूरा किया, लेकिन उसके बाद आज इनको सड़क पे आना पड़ रहा है। ये परेशानी है। ये कश्मीर का नौजवान है, ज़रा सा थोड़ा सा बालिग हो जाता है तो उसके लिए इस तरह का माहौल पैदा किया जाता है कि वो सिर्फ सड़कों पे ही आ जाता है।
कब ये बदलेगा, कब ये सूरत हाल बदलेगी, कब ये कश्मीर में होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, ये हम सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे। क्योंकि जब भी कोई नौजवान जो अपने कॉलेज से बाहर निकल के सरकार के गलियारों में आता है तो उसके बाद उसको सड़क पे आना पड़ता है। क्या ही बेहतर होता कि ये इन्हें नहीं करना पड़ता। ठीक है, सरकार ने क्लास 4 के लिए जॉब्स निकाले, इन लोगों ने इंटरव्यू दिया, फार्म भरे, सब कुछ किया, सिलेक्ट भी हुए, और उसके बाद फिर इन्हें मजबूर किया जा रहा है। क्या इस मजबूर करने के पीछे की कोई और कहानी तो नहीं है? अक्सर कहा जाता है कि कश्मीर में साजिशें बहुत सी हैं, क्या इसके पीछे भी कोई साजिश तो नहीं है? अदरवाइज सिंपल सी बात है, ये क्वालिफाइड है, इन्होंने अपने सब कुछ पैरामीटर्स पास किए, तो फिर क्यों इनको ये रोका जा रहा है? तो चलिए ज़रा इनकी सुन लेते हैं। एसएसबी क्लास 4 के एस्पिरेंट हैं सर गवर्नमेंट ने 2020 में नोटिफिकेशन नंबर 1 जारी की थी, जिसमें यह लिखा था कि उसमें 8,000 पोस्ट थे। सर पिछली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बयान दिया था, फरवरी में वो बयान आया था, उसने कहा था कि जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, जी सर वो 2021 से रुकी हुई थी अब तक, तो उसने फरवरी में जब एक बयान दिया था, उसने कहा था कि जो रिक्रूटमेंट रुकी हुई है वो 2 महीनों के अंदर अंदर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सर एसएसबी ने अपना काम स्मूथली किया, काम शुरू किया, डीवी की और सिलेक्शन लिस्ट भी आया, 1 महीने के अंदर अंदर सिलेक्शन लिस्ट आया। फिर क्या होता है, 4 दिन के बाद हमारी लिस्ट विड्रा की जाती है। सर तब से लेकर अब तक 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन एसएसबी अभी भी लिस्ट प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा लिस्ट जो है वो जल्द से। सुन ली आपने बात, सुनिए सरकार, ये है हाल। बाज़ाब्ता तौर पर एलजी साहब ने खुद बताया था, और मुझे याद है जब लिस्ट आया था तो बहुत से लोगों ने हमें भी उस हवाले से फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया था कि हमने एलजी साहब तक बात पहुँचाई, एलजी साहब ने उसका नोटिस लिया, और बाज़ाब्ता तौर पे तब कई घरों में जश्न भी हुआ था, उनके बच्चों का नाम लिस्ट में आ गया था, नौकरी लगे थे। लेकिन आज भी ये सड़क पे हैं। आखिर ये सड़क पे डालने का कोई मर्ज़ तो नहीं है, कोई फ़न तो नहीं है, या किसी को कोई गरज तो नहीं है? ज़रा सुनिए सरकार, बात पते की है, गौर कीजिएगा, कोई पीछे और कहानी तो नहीं है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और कहानी आज शहर में देखने को मिली। कल से ये अफवाह चल रही थी कि पेट्रोल और डीजल शॉर्ट हो जाएगा, और वाकई में आज की तस्वीर कुछ इस तरह की थी। श्रीनगर के पेट्रोल पंपों पे सुबह से ही वो भीड़ थी, वो रश था। कई पेट्रोल पंप खाली भी दिखाई दिए, क्योंकि वहाँ तेल ही नहीं था। तो वहाँ पे जो भी जाता था वो बताते थे, जी हमारे पास पेट्रोल डीजल ख़त्म हो चुका है। ये कहानी नॉर्थ कश्मीर से शुरू होती है। लगभग पिछले 5 दिनों से नॉर्थ कश्मीर के अक्सर पेट्रोल पंपों पे डीजल पेट्रोल देना उन लोगों ने बंद कर दिया था, और उनका वहाँ पे अक्सर यही कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल शॉर्ट हो रहा है। श्रीनगर में तो आज सुबह से हुआ, और आज सुबह शाम तक श्रीनगर के जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल था या डीजल था, वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, और जहाँ डीजल पेट्रोल था नहीं तो वहाँ ताला चढ़ा हुआ था पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप मालिकान ने वहाँ बता दिया था कि हमारे पास पेट्रोल आया ही नहीं है, शॉर्ट हो गया है। ये अक्सर जगहों पे होता है। सरकारी तौर पे आपको बताएं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने बताया कि कुछ अफवाहें चली हैं, पेट्रोल डीजल की कोई शॉर्ट नहीं है। उन अफवाहों के चलते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले के मुताबिक कुछ लोग हड़बड़ी में पेट्रोल पंपों पर पहुँच गए और लंबी लाइनें उस वजह से लग गई, लेकिन उनके बकौल ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन तस्वीर शहर की हमने भी देखी, और तस्वीर शहर के दूसरे इलाकों में बहुत से लोगों ने देखी। जो कल रात से सिचुएशन थी वो यही थी कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और ये पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें सिर्फ इस वजह थी। बताया जा रहा है, अफवाहें हैं या हकीकत है, कि पेट्रोल शॉर्ट हो चुका है, डीजल शॉर्ट हो, और इसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि रूस से भी मिलती है, सऊदी अरब के साथ साथ खलीजी ममालिक से भी ये कहानी होकर आई है। वहाँ पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, और उस सारे के बीच में असर उसका हम पे पड़ना है, तो इसलिए शहर में ये पेट्रोल डीजल महंगा है। हमने कुछ डीलर से भी बात की, सरकार ने हमें बताया कि कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन आम लोगों के साथ साथ तस्वीर, आम लोगों की पेट्रोल पंपों पे भीड़, और उसके साथ साथ ज़रा सुनते हैं डीलर क्या कहते हैं। हाँ, मैं कहा बेसिकली नेचुरली ये एडवांस पेमेंट्स पे आता है। जो भी पेट्रोल या डीजल आते हैं, एडवांस गोज टू द कंपनी, वो वहाँ से आता है, वहाँ से डीजल या पेट्रोल। अब जब बैंक ही बंद था, बैंक में थोड़ा सा इशू आया, तो नेचुरली आरटीजीएस नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से कंपनी थोड़ा सा आने में शॉर्टेज हो गया। इसीलिए बाकी पंप्स में शायद नहीं हो, किसी टाइम नहीं होगा, या एक ही गाड़ी आती है जहाँ कंजप्शन 5 गाड़ियों का, वहाँ 1 गाड़ी आती है। चलिए, ये एक कहानी, एक पहलू श्रीनगर का, वादी कश्मीर का पेट्रोल पंपों पे भीड़। डीलर कहते हैं कि इसमें कहीं न कहीं जेके बैंक की भी बीच में
मामला आ जाता है, जो जेके बैंक की वजह से उनका सिस्टम ढीला हुआ तो उस वजह से पैसे वक्त पे नहीं दिए गए, उस वजह से कुछ शॉर्टेज हुई। सरकार कहती है शॉर्टेज नहीं है, हकीकत ज़मीनी हकीकत यह है कि भीड़ है पेट्रोल पंपों पे और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ लोग कैन लेके भी आ जाते हैं। याद होगा आपको, कश्मीर में जब भी कहीं कुछ अफवाह चलती है तो लोग फ़ौरन पेट्रोल और डीजल पंपों पे डीजल लेने के लिए कैन लेके आ जाते हैं, न जाने उन्हें कहाँ जाना होता है, तो ये सारा कुछ वो लेके पेट्रोल पंपों पे भीड़ खड़ा कर देते हैं। लेकिन सरकार का एक दावा भी है, और सरकार का दावा है कि सड़कों के मैग्नेमाइजेशन को लेके हम बड़े काम कर रहे हैं और पिछले सालों के मुकाबले में सरकार अब की बार बड़ा काम कर रही है। और पिछले 3 सालों के मुकाबले में सरकार के मुताबिक सड़कों का औसत 20.6 किलोमीटर फी दिन तक बढ़ाया जा रहा है, जो कि 2019 में 6.54 किलोमीटर रोजाना का हुआ करता था। सरकार कहती है विकास हो रहा है। सरकारी आदादोशुमार भी है कि जम्मू कश्मीर में सड़कों की लंबाई अब बढ़कर 41,141 किलोमीटर हो गई है, जो और बस ब्लैक टॉप जो सड़कों का है वो 66% है, जो 2019 में था 66%, अब इसके मुकाबले में 74% हो गया है। और गढ़ू से पाक सड़क प्रोग्राम के तहत 2021-22 में 5,900 किलोमीटर सड़कों का हदफ रखा गया था, जिसमें से अब तक 4,600 किलोमीटर सड़कों को गढ़ू से पाक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार इस सारे मामले में बता रही है कि हमने लगातार दूसरे साल अपना जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखा है, और PMGSY के तहत जो सड़कों की सड़कें बन रही हैं उसके तहत 4,227 स्कीमों को अंजाम देकर 114 बस्तियों को सड़कों के नेटवर्क के जरिए सरकार ने जोड़ा है। रोज़ाना औसतन 9 किलोमीटर सड़क नई जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है, जो कि साल 2021-22 की कामयाबी से ज़्यादा है, जिसकी औसत 8.67 किलोमीटर पहले थी। 8.67 किलोमीटर 2021-22 में थी, अब 9 किलोमीटर रोज़ाना की है। और ये पते की बात है, मज़े की बात है, विकास की बात है, सरकार कहती है। और चलिए नाजरीन, चलते चलते आपको बताते चलें, 2 पहलुओं पे मैं आपसे चलते चलते गुजारिश करूंगा। श्रीनगर का जो नुमाइश बाग है, नुमाइश गार्डन जिसे कहते हैं एग्जीबिशन गार्डन, उस एग्जीबिशन गार्डन में शाम के वक्त हल्की फुल्की नुमाइश चलती है, लेकिन उस नुमाइश के दौरान वहाँ पे जो उदबाश किस्म के नौजवान हैं उनकी भरमार दिखाई देती है। और ये उदबाश किस्म के नौजवान वहाँ पंगा करते हैं, दंगा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और वहाँ पे इंतज़ामिया का, पुलिस का कोई भी आदमी नज़र दूर दूर तक नहीं आता है। कल शाम हमने अपनी आंखों से देखा, बहुत सी फैमिलीज़ वहाँ पे आई हुई थी। शाम की उस कश्मीर में इन दिनों जो हल्की फुल्की गर्मी पड़ रही है उसमें आराम के कुछ लम्हात गुजारने के लिए, लेकिन उन फैमिलीज़ को, उन ख़वातीन को यहाँ से जल्दी खिसकना पड़ा, क्योंकि उदबाश किस्म के नौजवान कुछ फ़करे कस रहे थे, कुछ झगड़ा करे थे, कुछ गाली गलोच करे थे, और बदतमीज़ी की हद तक अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा था। शायद बटमालू पुलिस थाने के जुरिडिक्शन में ये नुमाइशगाह आती है, तो SHO बटमालू से गुजारिश कि 1-2 आदमी वहाँ पे भी लगा दे, देख ले। ये शाम को ये उदबाश किस्म के नौजवान जो हैं, जो आसपास के इलाकों के ही रहने वाले हैं, बड़ी भीड़ में वहाँ आते हैं, और उसके बाद वहाँ जो खरमस्ती करते हैं उससे बहुत से लोग परेशान होते हैं। और नाजरीन, आपसे दूसरा पहलू मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआ कीजिएगा, रब कायनात हम पे आसानियाँ करे। बहुत मुश्किल हालात से मैं इस वक्त गुजरा हूँ, तकलीफ दे हालात है, और उन हालात में मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। रब कायनात हम पे अपने एहसान बनाए रखे। तो अभी JK स्पेशल में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।